हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा एनसीईआरटी डीप लाइंस में आपका स्वागत है। पर सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे एनसीईआरटी डीप लाइंस नहीं, इसको कुछ और बोलना चाहिए। इट्स लाइक खजाना। क्यों खजाना, क्यों? क्योंकि पिछले कुछ लेक्चर में जब मैंने कंपैरिजन करके दिखाया तुम्हें, और मैंने भी खुद ने फील किया कि यार इतना कुछ सीधा एनसीईआरटी से एज इट इज डाटा के साथ। लिटरली हम एनसीईआरटी को फिजिक्स में इग्नोर करके चल रहे थे। लेकिन ये सच में आपके लिए बहुत, ये जो लेक्चर्स मैं बना रहा हूं बेटा, ये ऐसे समझ लो एनसीईआरटी को खोद खोद के उसमें से जो खजाना है वो निकाल के आपके लिए लेके आ रहा हूं। आप भी मुझे सजेस्ट कीजिए इस वीडियो को देख करके कि क्या मैं बात जो बोल रहा हूं वो सही है या नहीं है। तो मैं एक छोटा सा एक छोटी सी चीज दिखाता हूं अभी मैं, एक क्वेश्चन के। बाकी तो पूरा लेक्चर में इसको करेंगे ही करेंगे। ये कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर है मैं आपको दिखाता हूं। एनसीईआरटी का चीजें दिखाता हूं। देखो, ये देखो, मैंने खुद से कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5.2 है, 5वें चैप्टर में 2nd नंबर का एग्जाम्पल। जरा इस क्वेश्चन को एक बार, इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या क्या दे रखा है। देखो, पहले तो ये काम की बातें नहीं बोला, थोड़ा सा ऐसे ज्ञान दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। कंसिडर ए ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट 1 किलोमीटर। इट हिट द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन। मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूं अभी, जस्ट एक बार देखो। ये क्वेश्चन देखो, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, नीट में 2017 में। पढ़ो, ए कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम, वहां भी 1 ग्राम, फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट 1 किलोमीटर, वहां भी 1 किलोमीटर। वो सेम क्वेश्चन, इवन लैंग्वेज तक सेम है यार, डाटा छोड़ो, लैंग्वेज तक सेम है। It hit the ground with the speed of 50 meter per second. Take G constant value of 10 meter per second square. The work done, पूछा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन। ये देखो, और ऐसा एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिखा दूंगा मैं। बहुत सारे क्वेश्चन में डाटा है जिट इज सेम, बहुत सारे में छोटा मोटा चेंज करके क्वेश्चंस। लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को देखना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने कंपैरिजन करके दिखाया है। तो यार ये सब जब इतना तुम्हें दिख रहा है, इतनी चीजें तुम्हें मिल जाएं, इतना सपोर्ट तुम्हें उस एग्जाम में मिल जाए कि देखा हुआ क्वेश्चन, देखा हुआ कंसेप्ट मिले, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूं इन लेक्चर्स को बड़े सीरियस होकर के हर एक क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्योंकि मैं यहां आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं ना, पूरे एनसीईआरटी से, उसके लैंग्वेज से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, वहां से क्वेश्चंस उठा उठा के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो बन सकता है, नीट के लिए काम आ सकता है, वो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूं। फिल्टर करके लेके आ रहा हूं कि ये नीट के लेवल से अलग है, ये नहीं आएगा। हर चीज यहां पे मैं डिटेल में तुम्हें समझा रहा हूं, विद सॉल्यूशन, पूरा प्रॉपर एक एक चीजें समझा रहा हूं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसे थोड़ा सीरियस लेकर के हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। जब मैं बोलता हूं कि पोज करो, सोल्व करो, तो वो सारा काम करो भाई, ये आप ही के लिए है। जो ये वीडियो, अब इस चीज को देख के बताओ कि क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत से बच्चों का मैं मानता हूं अभी भी ये मानना है कि यार फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी, ना ना ना, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी क्या काम किए। मैं बोल रहा हूं भाई बहुत काम किए, तुम्हें विद प्रूफ दिखा रहा हूं, इससे ज्यादा मैं और क्या कर दूं। ठीक है, तो इसे सीरियस लेना स्टार्ट कर दो। और मैं हर बात पे ऐसे दबाव नहीं देता हूं, लेकिन इस बात पे मैं प्रेशर देके बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सीरियस लेकर के इस चीज को करना शुरू कर दो। तुम पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते, मत पढ़ो यार, मैं नहीं कर रहा हूं कि पूरा तुम पढ़ो, लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं, जो वीडियोस के थ्रू तुम्हारे पास में जो इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन जो करवा रहा हूं, एटलीस्ट वो तो कर लो। और उसके लिए तुम्हें भटकना भी नहीं है, उसको मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से अरेंज करके उसका विद सॉल्यूशन आपको एक एक चीजें समझा रहा हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि तुम्हें भी लगता है कि ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज एक बार कमेंट में मेरे को जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी तो इसी से मोटिवेशन मिलता है भाई, कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इस लेक्चर को, 1-1.5 घंटे के लेक्चर को बनाने के लिए मैं पहले 3-4 घंटे उस पर स्टडी करता हूं, पूरा एक एक लाइन को पढ़ता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखता हूं, फिर उस क्वेश्चन एग्जाम्पल को उठाता हूं, फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल को उठाता हूं, कंपेयर करके दिखाता हूं। छोटी मोटी मेहनत नहीं है। एक लेक्चर देने में मेरे को कुछ नहीं, उठा के मुंह उठा के यहाँ पे आके पढ़ा दूंगा, सब कुछ याद है। लेकिन तुम्हें एक कॉन्फिडेंस के साथ चीजें बताना कि देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, विद कंपैरिजन करके ये सब कराने में जो मेहनत लग रही है,
उसका फल तो मेरे को तभी मिलेगा जब आप उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लोगे, उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लोगे। ठीक है, तो बेटा ये ऐसे इस वीडियो को लाइक करो यदि आपको अच्छा लगता है, कमेंट में करके बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो रहा है। चलो करते हैं शुरुआत अब अपन इस लेक्चर की। लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ ऑफर की बातें बता देता हूं, छोटी सी, थोड़ी सी देखना, आपके लिए क्या पता कुछ बच्चों के लिए बहुत काम की चीज हो जाए। मंथन 3.2 बेटा, यदि अभी भी आप सोच रहे हैं कि मैंने कोई प्रॉपर बैच के थ्रू फॉलो करना चाहता हूं, इस तरीके के एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस हैं कैसे एग्जाम में बनते हैं उनका पूरा डिटेल एनालिसिस में पढ़ना चाहता हूं, सिर्फ यहां से यूट्यूब से काम नहीं चलेगा, मेरे को प्रॉपर तरीके से एक चैनल के थ्रू आगे बढ़ना है, तो आपके लिए मंथन 3.2 है, अभी स्टार्ट होने वाला मंडे से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ले सकते हैं चाहे तो, बहुत बढ़िया चीज है, और ऑफर भी है 2499 में मात्र आपको मिल रहा है। यदि आप इसके साथ कोई एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं तो उसका कॉम्बो ऑफर भी आपके लिए सिर्फ 3299 में आपको मंथन 3.2 बैच मिल जाएगा, साथ में एक एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज जो आपके घर पे आएगी, ऑफलाइन पेपर जैसे नीट का पेपर होता है, तो वो आप दोनों एक कॉम्बो पैक में भी ले सकते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट बेटा। ठीक है, आ जाइए, ये रहा एनसीईआरटी से ही मैं कुछ चीजें बताऊंगा। देखो हमारा सीक्वेंस वो ही रहता है बेटा, हमारा फ्लो वो ही रहेगा। ये थोड़ा सा मैंने इस पे काम किया था इसलिए वहां पहुंचा हुआ, ये रो वर्क पावर एनर्जी। देखो एनसीईआरटी आप भी ओपन कर सकते हो अपने पास, एनसीईआरटी है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रॉपर इस वीडियो से स्टिक करके काम में चला सकते हो, अदरवाइज एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, मच बेटर होता है। अब देखो एनसीईआरटी में आप प्रॉपर एक एक चीजें पढ़ोगे, थोड़ी सी इसमें जनरल बातें बोलता है, जो बेसिक बातें हैं हमें पता है, इंट्रोडक्शन वगैरह, इसमें हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि मैं आराम से इसमें समय दे चुका हूं, पढ़ चुका हूं, इसमें से काम की चीज में पहले ही अंडरलाइन कर चुका होता हूं। ठीक है, तो यहां कुछ अच्छा चीजें आपको नहीं मिलेंगी। फिर इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, वेक्टर में हम सीख चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट, नहीं पता है तो बेटा याद रखना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को डिफाइन किया जाता है ए बी कोस थीटा। एनसीईआरटी में सिर्फ ए और बी को वेक्टर को बस ऐसे डार्क से लिख रखा है, एक्चुअल में ये जो है ना यहां पे होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कोस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, और डॉट प्रोडक्ट बेटा यदि ए वेक्टर ऐसा है आई जे के में, बी वेक्टर ऐसा है, तो उनको डॉट प्रोडक्ट जो होता है इनका जब डॉट करते हैं तो आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से, और आई जे के हटा देते हैं, के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। ये हमारा क्या आ जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना हमें आना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं इसको। ये काम आता है एक्चुअल में वर्क में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी करवा रखा है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर में एंगल क्या होगा, तो बेटा यही लगाएंगे, ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा, तो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसको बराबर करेंगे इसका मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, वहां से थीटा आ जाएगा। नीट में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुमसे कोई एंगल पूछे, ठीक है ना, वो एक्चुअल में तुम्हें यूज कराएगा, जैसे ये फोर्स दे देगा, ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा, वो तुमसे वर्क पूछ सकता है, वो तुमसे क्या पूछ सकता है, वर्क। तो फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यदि तुमसे वर्क पूछे तो आगे अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मूला, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर हो जाएगा इस फोर्स का वर्क डन। ये हमारे काम का है, ये नीट में पूछता है, अभी दिखाऊंगा मैं क्वेश्चंस, जो ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है और वर्क डन पूछा है, सिंपल फॉर्मूला बेस। आएंगे अभी वहां पे भी आएंगे, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट की कहानी बता रहा है, प्रोजेक्शन वगैरह कहानी बता रहा है, मैथमेटिक्स है, ये हम बेसिक मैथमेटिक्स में या वेक्टर में पढ़ चुके होते हैं। शुरू होती है कहानी यहां से, नोशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो एनसीईआरटी क्या करता है, कुछ चीजों को डेराइव करता है डिफरेंट तरीके से, लेकिन क्या हमारे क्वेश्चंस के अप्रोच के लिए वो चीजें जरूरी हैं? ऐसा बहुत जरूरी नहीं है, हमें सीधी सीधी चीजें याद करनी होती है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क कैसे निकालते हैं, याद रखते हैं हम सिंपल सा, और उसको क्वेश्चंस में यूज लेते हैं। तो ये सब चीजें आपको डेराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस आपको बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है। ये बताता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम का हम आइडिया कहां से लेके आए, कैसे आया, हमें उससे क्या मतलब है, हमें सीधा क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, फिर भी आपकी मर्जी है तो पढ़ लो, अदरवाइज मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि इसको पूरा कहानी को पढ़ो। ठीक है,
अब आ जाओ, वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन द बॉडी ओवर ए सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो ऐसे कहानी बोला, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय नेट फोर्स। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। किसी भी पार्टिकल पे जो वर्क डन होगा टोटल, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। थोड़ा सा एनसीईआरटी में सीक्वेंस यहां ऊपर नीचे कर रखी है। एक्चुअली पहले हमें वर्क सीखना पड़ेगा कि वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वर्क इसने बाद में सिखा रखा है, ये रहा 5.3 सेक्शन में। तो देखो वर्क क्या बता रखा है कि यदि तुम्हें किसी पार्टिकल पे वर्क कैलकुलेट करना है, तो एक्चुअल में तो इसने तो बताया नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं डिटेल में। एक्चुअल में जो वर्क का डेफिनेशन होता है ना बेटा, एक्चुअल में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा डिटेल में इंटीग्रेशन से आता है। इंटीग्रेशन से एक्चुअल होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। लेकिन मोस्टली हमारे जो काम आता है वर्क, वो कांस्टेंट फोर्स का काम आता है। यदि F वेक्टर कांस्टेंट है तो बेटा ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और वर्क डन हो जाएगा F वेक्टर डॉट S वेक्टर, वेयर S इज डिस्प्लेसमेंट, F इज फोर्स। ठीक है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो हैं वो ऐसे होते हैं जहां एनसीईआरटी पढ़ने से पहले हमें प्रॉपर बैच के अंदर हमें उस चीज को पढ़ना होता है। देखो, आप यदि डायरेक्ट एनसीईआरटी या फिर डायरेक्ट इस लेक्चर से पूरा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करोगे बिल्कुल बेसिक से, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी को समझना इतना आसान नहीं है। उसके लिए पहले हमें छोटी छोटी टर्म्स को समझना पड़ता है, और वो प्रॉपर बैच में मल्टीपल लेक्चर्स में सिखाया जाता है। पूरा वर्क 8-10 लेक्चर में जाके करवाया जाता है। तो पूरा एक बार बैच में पढ़ना चाहिए ये चैप्टर्स, ठीक है ना, उसके बाद ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं से हमारे बैचेस से या कहीं से भी आप पढ़ चुके होंगे, उसके बाद ये लेक्चर्स देख रहे होंगे। ठीक है, तो वहां ये चीजें बताई जाती है, प्रॉपर एक एक चीज सिखाई जाती है। अब यहां एनसीईआरटी में हम क्या करते हैं, उन चीजों को अप्लाई करके जो छोटे छोटे कंसेप्ट है उनको सीखते हैं। जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से सीधे पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं। मतलब हम यहाँ एक प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने कंसेप्ट को स्ट्रोंग कर रहे हैं, हम एक सपोर्ट ले रहे हैं, जैसे कि हमारे एग्जाम में कोई दिक्कत हमें फील ना हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप प्रॉपर बैच में एक बार वर्क एनर्जी पावर ये पढ़ चुके हो, उसके बाद आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप प्रॉपर लेक्चर्स देख लें, डिटेल में जहां वर्क पॉइंट पढ़ाया हुआ है आपने बैच में पढ़ लें, उसके बाद यहां पे स्टार्ट करें। ठीक है, आ जाइए बेटा। तो वर्क डन आ गया F डॉट एस, एफ वेक्टर डॉट एक्स एस वेक्टर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट से आ गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। ये एफ एस कोस थीटा, देखो इसको क्या लिखा, इसको क्या बोलता है, जैसे ये एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स ये है, तो एफ एस कोस थीटा क्या होता है, इसको लिख सकता हूं एफ कोस थीटा इंटू एस। ये क्या कहता है कि इस फोर्स का वो वाला कंपोनेंट वर्क करेगा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। एक फोर्स का वो कंपोनेंट वर्क करेगा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की तरफ कंपोनेंट इनटू उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। यदि पूरा का पूरा फोर्स ही डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है तब तो बढ़िया है, नहीं है तो कंपोनेंट लो। ठीक है, अब यहां एक कोस थीटा का फैक्टर आ रहा है, तो यहां से हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि पॉजिटिव निगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है। तो देखो बेटा, यदि ये थीटा 90 से छोटा है तो उस केस में होता है पॉजिटिव वर्क। यदि ये थीटा 90 से बड़ा है तो वो होता है निगेटिव वर्क। और यदि ये थीटा 90 है तो उसमें कोस जीरो हो जाता है, तो वर्क डन जीरो। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो वर्क नहीं करेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 से छोटा एंगल है तो पॉजिटिव वर्क होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 से बड़ा है तो निगेटिव वर्क होगा। तो वर्क पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। वही सब कहानी इसने बोला हुआ है इसके अंदर। ठीक है, वही सब कहानी बोली हुई है, वर्क डन को समझाया हुआ है जो मैंने बोला है। अब यहां कुछ एग्जांपल, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से छोटे छोटे कंसेप्ट को सीखते हैं हम कि वर्क डन जीरो कब कब हो सकता है। तो देखो हमारे पास वर्क डन होता है एफ एस कोस थीटा। तो वर्क डन जीरो होने के देखो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, या तो फोर्स जीरो, या डिस्प्लेसमेंट जीरो, या कोस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए।
कोस थीटा 0 कैसे होगा? जब थीटा 90 हो जाए। उन तीनों केसेस के एग्जाम्पल के साथ बता रखा है। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट 0, मान लो हम एक दीवार को धक्का दे रहे हैं, बहुत जोर से धक्का दे रहे हैं, धक्का देते पसीने पसीने आ रहे हैं, धक्का दिए जा रहे हैं, धक्का दिए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा कोई पूछे कि दीवार पे वर्क क्या हुआ? 0, क्योंकि दीवार का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। यदि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो कोई वर्क नहीं किया। फिर सर हम थक क्यों जाते हैं? एक्चुअली थकने का रीजन अलग होता है। जब हम ऐसे दीवार को दबाते हैं तो हमारी मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपेंड होती है, मतलब ऐसे स्ट्रेच होती हैं या कभी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, दबती हैं, ऐसे हमारे हाथ को ऐसे धक्का दे रहे मसल्स, ये मस्कुलर इंटरनल वर्क हो जाता है जिससे हमारी बॉडी में थकान आ जाती है। लेकिन हमने दीवार पे कोई वर्क नहीं किया, ना दीवार ने हमारे पर कोई वर्क किया। थकान आई है क्योंकि इंटरनल वर्क, ठीक है? तो देखो अजीब सी बात लगेगी, लेकिन कोई इफेक्टिव वर्क दीवार पे हमने नहीं किया है। सेम ऐसे ही यदि मान लो कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट है जो स्मूथ टेबल पे चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो चल रहा है, उस पर कोई फोर्स ही नहीं है तो कोई वर्क नहीं है। कभी ऐसा होता है कि फोर्स भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, लेकिन वर्क नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑब्जेक्ट को उठाया, सर पे रखा और सर पे रख के ऐसे लगातार आगे चल रहे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है सीधा सीधा ऐसे चल रहा है, तो एक्चुअल में हमने सर पे रखा तो सर से फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, और चल रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल, फिर डिस्प्लेसमेंट और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वर्क डन 0। ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल होते हैं। जैसे हम चलते हैं, जब हम चलते हैं ग्राउंड के ऊपर चलते हैं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है वो 0 होता है। ये तो लॉज ऑफ मोशन में बताया था कि जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें आगे कौन चलाता है? फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन हमारे पर वर्क नहीं करता है। हम भागते हैं, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है, वो वर्क कौन देता है? वो मसल्स देती हैं। इसीलिए भागने पर हम थक जाते हैं। फ्रिक्शन हमें कोई वर्क प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जिस पैर से हम आगे, देखो वहां फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन दिक्कत क्या है? जिस पैर पे फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो वहीं का वहीं है। और जो हवा में है, जो आगे बढ़ रहा है ऐसे, उसका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हवा में कोई फोर्स नहीं है। ग्राउंड का फ्रिक्शन तो उस पैर पे लगेगा जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। और जैसे इसको रख के अगले पैर को उठा के आगे बढ़ाएंगे तो जो पैर रख दिया अब फ्रिक्शन उस पे लगेगा, जिसको ऊपर उठा लिया उस पे फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, फिर उस पे वर्क डन 0 आ जाएगा, ठीक है ना? तो एक इसमें यहां पे वर्क डन के फॉर्मूले में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां ध्यान रखनी चाहिए। मैंने बताया वर्क डन होता है एफ एस कोस थीटा, यहां एस डिस्प्लेसमेंट है उस ऑब्जेक्ट का, एफ है फोर्स। लेकिन कई बार बड़ा ऑब्जेक्ट होता है ना, तो हमें यह कंफ्यूजन होता है कि डिस्प्लेसमेंट किसका लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां हूं, ऐसे बढ़ा, तो एक्चुअल में मैं यहां था, ऐसे गया, मेरा ये हाथ आगे गया, ये हाथ पीछे गया, बॉडी अलग हाथ, मतलब ये हाथ ज्यादा डिस्टेंस चला, मेरी बॉडी कम डिस्टेंस चली, ये हाथ और पीछे, मतलब अलग अलग पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। तो किसका डिस्प्लेसमेंट ले? अब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पूरा सेम है, लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है। तो किसका डिस्प्लेसमेंट लें? दो बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट लो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, जहां तुमने फोर्स लगाया। यदि तुम्हें कोई यहां से पकड़ के खींच रहा है, तुम्हारी बॉडी जाए ना जाए, लेकिन तुम्हारी टी शर्ट भी यहां तक गई तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क हो गया, ठीक है? तुम्हारे बालों को कोई पकड़ के ऐसे खींचे तो बालों का डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तुम्हारी बॉडी का कितना उससे मतलब नहीं। मतलब जिस पॉइंट पर तुमने फोर्स लगाया है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो डिस्प्लेसमेंट हमें यहां लिखना होता है यदि बड़ा ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है? चल, ये थोड़ा वर्क की बातें हो गई, इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने समझा दी है, पूरा यही चीजें यहां पे बता रहा है, ठीक है? ओके, अब वापस चलो क्वेश्चन पे आते हैं। वर्क की बात होगी, चलो और थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पे वापस से आएंगे, फिर करेंगे। ये चीजें बहुत काम की है बेटा, ये याद रख लेना, एनसीईआरटी में मैंने मार्क कर दिया है, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना। यूनिट जो है, जूल तो हम जानते हैं ऐसा यूनिट है, लेकिन ये सीजीएस यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, अर्ग। और एक अर्ग जो होता है 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। ऐसे एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बेटा ये भी एनर्जी है,
ये एनर्जी जो होती है, ई की वैल्यू रख दो इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल लगा दो, मतलब ई की वैल्यू रख दो और वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही एक कैलोरी है, कैलोरी को जूल में बदलने के लिए लगभग 4.186 है, इसको 4.18 या 4.2 ले लेते हैं कई बार कैलकुलेशन के लिए, ये भी याद रखना चाहिए। एक किलोवाट आवर, ये भी एनर्जी की यूनिट है, किलोवाट आवर, पावर इंटू टाइम। एक किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये हम पावर में थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेंगे। क्लियर? ये यूनिट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मार्क किया है। याद रखना सारी की सारी एनर्जी यूनिट यहां पे जो आने वाले चैप्टर्स में भी काम आती है। ठीक है, चलो वर्क एनर्जी थ्योरम पे आते हैं बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल दी में सब आ गई, जो भी उस पार्टिकल पे लग रहे हैं, जितने भी फोर्स उस पार्टिकल पे लग रहे हैं, सबका नेट वर्क डन उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर रहेगा। किसी एक दो फोर्स से काम नहीं चलेगा। यदि उसमें 3 लग रहे हैं तो 3 का वर्क डन, यदि एक ही लग रहा है तो 1 का वर्क डन, यदि 5 लग रहे हैं तो 5 का नेट वर्क डन जो है उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। बेसिकली एक्चुअल में ये वर्क एनर्जी थ्योरम पता है क्या कहती है? ये वर्क को एनर्जी से रिलेट करती है कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो वो वर्क कहां जाता है? एक्चुअल में वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क करते हैं, इसका मतलब हम उस पे एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारी मसल्स से एनर्जी निकाल के हमने उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर की। अब वो ऑब्जेक्ट कहां रखेगा? काइनेटिक एनर्जी में। यदि कोई फोर्स निगेटिव वर्क कर रहा है, मतलब वो उस ऑब्जेक्ट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, ले रहा होता है। जैसे एक भागते हुए गाड़ी पे हम लटक गए और हम भी उसके साथ साथ चलने लग गए, तो हमने उस गाड़ी से एनर्जी ले ली, ठीक है ना? तो हमने उस गाड़ी पे निगेटिव वर्क किया होगा, उस गाड़ी ने हम पे पॉजिटिव वर्क किया होगा। तो पॉजिटिव वर्क मतलब एनर्जी उसको दी गई है, निगेटिव वर्क मतलब एनर्जी उससे ली गई है, काइनेटिक एनर्जी उसकी घटा दी गई है। पॉजिटिव वर्क मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी गई है। तो ये छोटा मोटा एनर्जी का सेंस हमें होना चाहिए। अब क्वेश्चंस करते हैं, आ जाइए। देखो हम साथ साथ चलेंगे, थ्योरी क्वेश्चन ऐसे। ये क्वेश्चन की बात जो अभी स्टार्टिंग में की थी उसी की बात करते हैं। करो भाई। It is well known that a raindrop falls under the influence of downward gravitational force and the opposing resistive force. The latter is known to be proportional to speed of the drop but is otherwise undetermined. अब ये कहानी बोल रहा है कि भाई हम जानते हैं कि बारिश की बूंद जब गिरती है तो ग्रेविटी के कारण नीचे गिरती है, लेकिन नीचे गिरते गिरते उस पर एयर रेजिस्टेंस लगता है, एयर रेजिस्टेंस के कारण वो स्लो होने लगती है। स्लो क्या मतलब? उसका उतना एक्सेलरेशन नहीं आ पाता है जितना एक्चुअल में होना चाहिए, जी के बराबर। फिर बोल रहा है कि ये जो बाद में पता चला कि ये जो एयर रेजिस्टेंस है ये भी स्पीड डिपेंडेंट होता है, जितना तेज चलेगी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, रेन ड्रॉप जब गिरती है ना तो नीचे mg लग रहा है, वो तो कांस्टेंट है, और ऊपर की तरफ लग रहा होता है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स जितना तेज ड्रॉप चलेगी उतना ज्यादा लगेगा। तो एक मोमेंट जब बारिश गिरती है तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब एक सैचुरेट हो जाती है। इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। फाइनली वो टर्मिनल वेलोसिटी से गिरती है। जिस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है उसको हम, उस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उस मोमेंट पे उस पे नेट फोर्स 0 हो जाता है। अब फोर्स कौन कौन से लग रहे थे? नीचे तो ड्रॉप पे लग रहा था mg और ऊपर लग रहा था एयर का रेजिस्टेंस। तो mg और एयर रेजिस्टेंस एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? बैलेंस। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर लगातार नीचे गिरती रहती है। ये कहानी होती है, जो पता होगी, नहीं पता है तो मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है। कंसिडर ए ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट 1 किलोमीटर, इट हिट द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां से रेस्ट से गिरती है, यहां से गिरना स्टार्ट करती है, गिरती गई गिरती गई गिरती गई गिरती गई, यहां तक आ गई, 50 मीटर पर सेकंड से चलने लग गई। कितना गिरी? 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर गिर गई। ठीक है, इट हिट द ग्राउंड विद स्पीड। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? देखो इस ऑब्जेक्ट पे, इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा फोर्स mg
इंटू डिस्प्लेसमेंट ये हाइट इंटू इसी डायरेक्शन में तो कोस थीटा आ जाएगा 0 डिग्री जो कि 1 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh हो जाएगा। ये हम याद भी रखते हैं, ये तो याद ही रखते हैं कि ग्रेविटी का वर्क डन जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है h हाइट नीचे तो प्लस का mgh, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। ऊपर जाता है तो माइनस mgh, क्योंकि mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं तो माइनस mgh हो जाता है। ठीक है ना, तो ये mgh हो गया यहां पे। अब आगे देखो, देखो बेटा इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। m कितना है, ग्राम में है, उसको किलोग्राम में लिखोगे। 1 ग्राम 10 की पावर -3 किलोग्राम। जी 10 है। h 1000 है, तो ये 10 की पावर 3, ये -3, ये तो कैंसिल हो गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा प्लस का 10 जूल, प्लस का 10 जूल। दूसरा बात करते हैं वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। व्हाट इज द वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स। अब यार वो फोर्स तो पता ही नहीं है, ये तो पता था mg है, हमने निकाल लिया। वो अननोन फोर्स हमें पता ही नहीं है तो उसका वर्क डन कैसे निकाले। यहां काम आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि सबका वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा याद रखना, जब भी चेंज की बात करता है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होती है, फाइनल माइनस इनिशियल होती है। वर्क डन में ऑल में कौन कौन आ गई, ग्रेविटी है और एयर रेजिस्टेंस है, बस दो ही तो लग रहे हैं। जब वो हवा में गिर रही है तो ग्रेविटी लग रही है और एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। दोनों का नेट वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ग्रेविटी का वर्क डन हमने निकाला 10 जूल है, एयर रेजिस्टेंस का निकालना है, हाफ मास हो गया कितना ग्राम, 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम, तो 10 की पावर -3 इंटू फाइनल वेलोसिटी 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। इनिशियल रेस्ट से गिरी थी 0, तो एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन कितना आ जाएगा भाई 2500, ये 10 की 2.5 हो गया, 2.5/2 2.5/2, ठीक है ना, 2.5/2, तो यह आ जाएगा 250 का 125 1.25 1.25, और वो उधर से आएगा -10, तो यह आएगा -8.75 जूल माइनस का आएगा। देख रहे हो, एक्चुअल में ग्रेविटी ने +10 जूल वर्क किया, जिसमें से एयर रेजिस्टेंस ने 8.75 जूल खा लिया, बचा हुआ ही उसकी काइनेटिक एनर्जी में आया। और जो नीट ने पूछा था एग्जैक्ट ये क्वेश्चन 2017 में, आंसर भी एग्जैक्ट वही, कोई चेंज नहीं है। हमारा आंसर क्या आया, 10 जूल -8.75, 10 जूल -8.75, ये लो भाई आंसर। जिसने एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन सोल्व किया होगा उसको तो आंसर तक याद रहेगा यार, पर फिर भी सोल्व कर लेंगे यदि किया हुआ रहेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। ठीक है, और चलो वर्क की प्रैक्टिस करते हैं। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे पहले पूछे हुए हैं और जो नहीं पूछे हुए हैं वो आगे पूछे जा सकते हैं। भाई जो नहीं पूछे अभी तक क्या पता आगे पूछ लिए जाए, तो उनको और सीरियसली लेना है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन और आ सकता है बेटा, देखो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, आ सकता है सीधा एग्जाम बोल रहा है। अगला 5.3 एग्जांपल, ये एनसीईआरटी का है, मैं खुद से नहीं ले रहा हूं बेटा। देखो एनसीईआरटी का 5.2 ये था एयर रेजिस्टेंस वाला, और ये 5.3 है। मैंने यहां से कट करके वहां रख दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे और सोल्व कर पाओ। ठीक है, ये लो, ए साइक्लिस्ट कम्स टू ए स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। क्या मतलब हुआ इसका, अरे साइक्लिस्ट गिर गया, फिसल रहा है और 10 मीटर फिसल के रुक गया। स्कीडिंग स्टॉप, फिसल के रुकना 10 मीटर चल के। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन। मतलब साइक्लिस्ट यदि ऐसे गिर गया, इधर चल रहा है ऐसे, तो फ्रिक्शन जो घसीट रहा होगा तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, ये कितना 200 न्यूटन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे है 10 मीटर। पूछा है हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइक्लिस्ट। बेटा ये जो फोर्स है ये कौन लगा रहा है इसके ऊपर, रोड तो लगा रहा है। तो वर्क डन ए वाला पार्ट बाय रोड
रोड, या वर्क डन ऑन साइक्लिस्ट लिख देता हूं, बाई छोड़ो, ऑन साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट, ठीक है। तो देखो ये आएगा फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, बता पॉजिटिव वर्क या निगेटिव वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक जब दूसरे के अपोजिट होते हैं तो निगेटिव वर्क होता है। माइनस का 200 गुना 10 माइनस 2000 जूल, माइनस 2000 जूल, ठीक है। बी, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, वर्क डन ऑन रोड, सड़क पे कितना होगा। अब यार देखो एक्शन रिएक्शन कहता है कि यदि सड़क ने इस ब्लॉक पे, इस साइकिलिस्ट पे 200 न्यूटन फोर्स लगाया तो इसका रिएक्शन सड़क पे लगा होगा आगे की तरफ। तो फोर्स तो 200 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। भाई ऐसा थोड़ा साइकिलिस्ट गिर गया तो सड़क भी साथ साथ चलने लग गई, सड़क तो वही का वही है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क नहीं। तो कितना आराम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो और प्रैक्टिस करते हैं, वर्क की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी। ये क्वेश्चन पे आओ, ये क्वेश्चन पे आओ, आप एक बार ट्राई करो बस। इसमें सिर्फ तुम्हें बताना है कि कब पॉजिटिव और कब निगेटिव वर्क होगा। एक्चुअल में हमें आइडिया होना चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में ही अभी काम आ गया कि इस पे निगेटिव वर्क होगा। यदि हमें सीधा आइडिया होगा ना तो क्वेश्चन, अब देखो हर चीज ऐसा नहीं होता कि एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से करेंगे, कुछ बेसिक चीजें हमें देख के आइडिया लगना चाहिए कि पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव वर्क, अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव वर्क। इसको कर लो, चलो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाएगा ये। हाँ बोलेगा सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव वर्क, ये ऑप्शन दे देगा, फिर ए बी ए सी डी ए बी डी ऐसे बनाकर 4 ऑप्शन बनाते हैं। तो पहला इफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आर पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, स्टेट केयरफुल कि कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव है कौन सी निगेटिव है। वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ वेल बाय मींस ऑफ रोप टाइड टू द बकेट, बाल्टी को ऐसे रस्सी से बांधा और कुएं में से ऐसे खींच रहा है, ऊपर ऐसे खींच रहा है। किसका वर्क डन, आदमी का वर्क डन, वर्क डन बाय मैन, तो आदमी उसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट भी रस्सी का किधर हो रहा है, ऊपर, जिस पॉइंट पे रस्सी को पकड़ के खींच रहा है डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, फोर्स भी ऊपर, पॉजिटिव वर्क। तो पहले का आ जाएगा पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। दूसरा पढ़ते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस, बाल्टी जो है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा लेकिन बाल्टी जा रही है ऊपर, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क। सी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा तुम ही बताओ, ऐसे लगेगा या नहीं, इसका अपोज करेगा स्लाइड करने का, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा और जा रहा इधर है, निगेटिव वर्क। तो ये भी कैसा आ जाएगा, निगेटिव, कैसा आ जाएगा, निगेटिव वर्क। नेक्स्ट, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वर्क डन, ध्यान से सुनना बेटा, किसका वर्क पूछा है बहुत मैटर करता है। जब भी वर्क का प्रॉब्लम हो ना तो थोड़ा देख लिया करो किसका वर्क पूछा है। जैसे इसी क्वेश्चन में आदमी ने पॉजिटिव वर्क किया और ग्रेविटी ने निगेटिव वर्क किया, देख लेना चाहिए। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये लो भाई, ये बॉडी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट। तो जब इस रफ सरफेस पे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो लॉज ऑफ मोशन में हमने देखा था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स 0 है। लेकिन एक्चुअल में फ्रिक्शन तो लग रहा होगा ना पीछे, तो इसको ओवरकम करने के लिए कोई धक्का दे रहा होगा इसको, तो आगे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जो एक्सटर्नल लगाया होगा। वही पूछ रहा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ये वाला फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बताओ इसका वर्क कैसा होगा, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, पॉजिटिव वर्क।
पॉजिटिव वर्क। नेक्स्ट बोल रहा है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। एक पेंडुलम है जो ऐसे वाइब्रेट कर रही है, लेकिन हम जानते हैं धीरे 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 रेस्ट पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उस पर लगता है। तो यदि कोई पेंडुलम ऐसे मोशन कर रही है, तो जब ये पेंडुलम इधर जा रही होगी तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स जो है वो अपोजिट में लग रहा होगा। एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। इधर जाएगा तो इधर लगेगा, इधर जाएगा तो इधर लगेगा, इधर जाएगा तो इधर, मतलब जिधर चलेगा ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट में एयर रेजिस्टेंस लगता है। इसीलिए इसके आगे वर्ड जुड़ा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव फोर्स। तो एयर, ये जो रेजिस्टिव फोर्स है इसका वर्क डन नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि चलेगा इधर, फोर्स लगेगा उधर। जब ये ऐसे आ रहा है तो फोर्स ऐसे लग रहा है, लेकिन जब ये ऐसे जाएगा तो फोर्स फिर इधर लग जाएगा। हमेशा रेजिस्टेंस मतलब हमेशा पोजीशन में लगेगा। ये हमेशा एनर्जी कंज्यूम ही करेगा, खाएगा ही खाएगा। तो इसका वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसमें से यदि तुमसे ऑप्शन में पॉजिटिव पूछा होता तो ये दोनों आंसर हो जाते, नेगेटिव पूछा तो ये तीनों आंसर हो जाते। और आजकल ऐसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं भाई, देखो आ भी रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आगे रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, चलो सोल्व करो, फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा हुआ है। दिखाऊंगा तुम्हें विद एग्जांपल दिखाऊंगा। मैं अब थोड़ा मेहनत करके और ज्यादा मेहनत करके आने लग गया कि अब थोड़ा सा दिखाएंगे तुम्हें कि एग्जाम में आता है। देखो कैसे छोटा मोटा चेंज करता है। बोल रहा है कि एक फोर्स है, ये आईजे के वेक्टर एक्स वाई जेड डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ए डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग द जेड एक्सिस। बोला कि फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट जेड एक्सिस के अलोंग है 4 मीटर। इसका मतलब सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट को तुम वेक्टर में लिख लो। 4 मीटर है किधर? अलोंग द जेड एक्सिस, तो के कैप लिख दूं। जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है के कैप, जेड में के कैप हो गया। तो वर्क डन क्या होता है अभी बताया था मैंने, एफ डॉट एस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। तो ये एफ कितना आ गया? माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 4 के कैप। बता, डॉट प्रोडक्ट सिखाया अभी। आई को आई से इधर तो आई है ही नहीं, तो नहीं है तो 0। जे को जे से इधर तो जे है ही नहीं, ये भी 0। के को के से तो 4 गुना 3 12 जूल आंसर। तुम सोच रहे हो कि इतना आसान क्वेश्चन सर नीट में थोड़ा आएगा, कितना आसान क्वेश्चन। ये ले 1994। ऐसे मत बोलना सर बहुत पुराना है। तो क्या हुआ? अभी रुक जाओ और दिखाऊंगा। ये देखो क्वेश्चन, मैं तो दिखा रहा हूं, देखो फोर्स। देखो बोला कंस्टेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन, बोला इस बार वाई में चल सकती है, डिस्प्लेसमेंट वाई में। चलो फोर्स क्या है? ये रहा। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स मूविंग द बॉडी 10 मीटर अलोंग वाई डायरेक्शन। बस इतना सा चेंज है। वहां भी फोर्स दिया था, यहां भी फोर्स दिया है। वहां बोला 4 मीटर चल रहा है जेड में, ये तो एनसीईआरटी में। इन्होंने मेहनत की, क्या कहा कि 10 मीटर चल रहा है वाई में। ले भाई कितना मुश्किल काम करा दिया हमसे। डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 मीटर किधर? वाई में, जे कैप। वर्क डन आ गया एफ डॉट एस। कर दे भाई डॉट प्रोडक्ट। आई इसमें है नहीं, 0 हो जाएगा। जे वहां 15 यहां 10, 150 जूल आंसर आ जाएगा। के कैप का यहां है नहीं तो आएगा नहीं। 150 जूल आंसर, ये टिक लगाया और 4 नंबर पाया। बता, और थोड़ा चेंज करेगा, देखना और थोड़ा चेंज करेगा। ये लो 2016 में, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। बोल रहा है कि पार्टिकल मूव कर रहा है यहां से यहां। ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, और ये फोर्स लग रहा है। बोला कितना वर्क करेगा। ले भाई इस बार थोड़ी सी मेहनत करवा रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकलवा रहा है। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मोशन से सिखा रहा हूं, तो इस फाइनल को इस इनिशियल से माइनस कर दो, तो 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। आई जे का ध्यान रखना भाई, माइनस कर दो -2 आई कैप
+5 जे कैप। बेटा जब प्लस माइनस भी करते हैं तो आई में आई प्लस माइनस होता है, जे में जे प्लस माइनस होता है और के में के प्लस माइनस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 + 2। अरे क्या मैं कर दूं इसको 6? क्या मैं कर दूं इसको 6? गड़बड़ है। ये जे है, ये आई है। बहुत से बच्चे कर देते हैं, नहीं ध्यान देते। ध्यान दो, इधर आई है ही नहीं, तो सिर्फ आई ये है, माइनस माइनस +2 आई कैप हो गया। इसमें जे ये रहा -5 जे, और ये है प्लस का 4 जे, तो माइनस का जे बच जाएगा। ये है 3 के, इसमें के है ही नहीं, तो 3 के। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हो जाएगा F.S। F कितना है, 4i + 3j का डॉट कर दो S, 2i - j + 3k। बता कितना आ जाएगा, बता कितना आ जाएगा। इसका इसके साथ 4 × 2 8, 3 × -1 -3, 4 × 2 8 हो गया, 3 × -1 -3 हो गया। इधर के है नहीं तो 0। 5 जूल, 5 जूल आंसर भाई, 5 जूल आंसर। ये लो भाई, ये लो, सही करके आया था बच्चा। 5 जूल आंसर 2016 का क्वेश्चन। और चाहिए, और चाहिए, ये लो, ये 2013 में पूछा था। फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इनिशियल फाइनल पोजीशन। ये तुम होमवर्क में करोगे और आंसर कमेंट में लिखोगे। हाँ बोल 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 बोल, आंसर कमेंट में लिखोगे। अभी सोल्व करना है, आगे बढ़ने से पहले रोक वीडियो को और सोल्व करके कमेंट कर। लापरवाही मत कर, समझ रहा है? लापरवाही करने से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर सोल्व कर, आंसर निकाल। मेन चीज ये है आंसर निकालना। कमेंट करे तेरी मर्जी है, उसके लिए तुम्हें क्या ही जबरदस्ती तेरे साथ कर सकता हूं। करेगा तो मैं भी ध्यान दे लूंगा कि भाई तूने सोल्व किया था, है ना? ये मत सोचना कौन देख रहा है, देख रहा है। चलो सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है ना? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्या कह रहा है देखो, आप सोल्व करो एक बार, आप सोल्व करो। A bicyclist come to a skidding stop in 10 meter. During this process, the force on force on the bicycle due to the road is 200 and directly oppose the motion. The work done by the cycle. ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा, अभी अभी किया हुआ नहीं लग रहा। अरे अभी अभी किया हुआ नहीं लग रहा। अरे ये किया था, ये अभी साइकिलिस्ट स्किड करके जा रहा था, वही तो क्वेश्चन है, वैसा ही तो क्वेश्चन है। देखो 10 मीटर चल रहा है, ये कितना दोस्त होमवर्क में खुद दिमाग लगा, सोल्व कर, आंसर निकाल। अभी किया भाई, ये मेरे से सोल्व करवाएगा तू? अभी किया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? आंसर भी सेम है, ये नहीं बताऊंगा तेरे को मैं, ये बात मैं तेरे को नहीं बताऊंगा कि आंसर भी सेम है। चलिए कर, ये कर। करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा है? देखो बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में आंसर मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा सा हर ऑप्शन को थोड़ा ध्यान देके सोल्व किया कर। बताओ इनमें से कौन सा सही है? ये डी ऑप्शन अभी मत करना चाहे, ये अभी मैं कोलिजन पढ़ाऊंगा उसके बाद बताऊंगा, लेकिन ए बी सी में दिखाना चाहता हूं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या बोला? व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। अच्छा, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता ही होगा, वैसे अभी मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है ना? ये थोड़ा सा जल्दी आ गया मेरे ख्याल से, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक है ना? ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट थोड़ा जल्दी आ गया, कोई नहीं, इतना तो जानते ही हैं, या थोड़ा बाद में कर लेते हैं। चलो इसको नीचे स्लाइड कर देता हूं। एक्चुअल में सेम क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ था, है ना? तो मैं इसको थोड़ा सा बाद में कर देता हूं।
इस दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में कर देता हूं, ठीक है। चलो ये वाला देखो, ये वाला देखो, वर्क के पहले करेंगे फिर हम पोटेंशियल एनर्जी समझ के कर लेंगे। ये कर, a body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of a horizontal force of 7 Newton on a table with coefficient of kinetic friction 0.1। ये लो, ये टेबल है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है ये 2 किलो का, इस पे 7 न्यूटन फोर्स बाहर से लगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.1। तो जब ये चलेगा तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन mg हो जाएगा, म्यू mg कितना आ जाएगा फ्रिक्शन, म्यू 0.1 mg हो जाएगा 20, तो 2 न्यूटन फ्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन पूछा है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। ओहो 10 सेकेंड, पहले देखो 7 आगे 2 पीछे, एक्सेलरेशन आगे कितना आएगा, आगे 7 पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स 2 न्यूटन अपॉन मूविंग मास 2, 7 माइनस 2 5/2, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना, ओहो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना, u कितना 0, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना, हाँ, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन 5/2 इंटू टी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 2 दूनी 4, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 125 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब पूछा है पहला वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, मतलब 7 न्यूटन, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स आ जाएगा फोर्स 7 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट भी आगे, 7 5 35, 3 7 2 14, 15 16 17, 1 7 एकम 7 और 1 8, 875 जूल। देख लेना भाई थोड़ा बहुत। बी ऑप्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ओहो फ्रिक्शन पीछे 2 न्यूटन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आगे 125, लेकिन माइनस का आएगा, फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट, माइनस का कितना, -250 जूल। तीसरा वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, 10 सेकेंड में, ले भाई नेट फोर्स कितना है, वर्क डन बाय नेट फोर्स, ले भाई नेट फोर्स निकाल देंगे, नेट फोर्स कितना, 7 आगे 2 पीछे तो 5 आगे 125, तुम निकालोगे तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही आएगा, निकाल लो, 501 500 125 एक 625 जूल प्लस का, इन दोनों को ऐड करोगे ना टोटल तो भी यही आएगा, इन दोनों का ही तो नेट है ये। डी बोला द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये लो भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअल में वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करवा रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास कितना है 2 इंटू फाइनल वेलोसिटी, बताओ वेलोसिटी कितना आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u तो 0, एक्सेलरेशन 5/2 इंटू टी, तो v आ जाएगा 2 5 5 25 मीटर पर सेकेंड, रख दो 25 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 2 खा गया 625, देखो वही आ रहा है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब एग्जाम में आएगा तो इनमें से कोई एक केस आएगा, वो फोर्स का पूछ सकता है, वो फ्रिक्शन का पूछ सकता है, वो नेट वर्क डन पूछ सकता है, वो चेंज इन काइनेटिक, मतलब इनमें से कोई एक चीज पूछ लेगा, ठीक है ना। हमने सारी चीजें सोल्व की है, जो भी पूछ ले हम बता सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये क्वेश्चन करो, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। एग्जाम्पलर में क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप होते हैं, चल सोच इसके बारे में, पहले अपना आंसर निकाल, निकाल अपना आंसर, वीडियो को पॉज कर और सोल्व करके आंसर निकाल, सोल्व कर।
ए प्रोटोन इज केप्ट एट रेस्ट, ओके, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस d इन इट्स फील्ड। ये एक प्रोटोन है जिसको रेस्ट पे रखा गया है, दूसरे प्रोटोन को यहां से रेस्ट से छोड़ दिया गया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस d इन द फील्ड, मतलब d डिस्टेंस से एक प्रोटोन को छोड़ दिया। प्रोटोन प्रोटोन पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, ठीक है। कंसिडर, ओके, कंसिडर टू एक्सपेरिमेंट, वन इन विच ए चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो प्रोटोन एंड अनदर ए पॉजिटोन। ओहो, बोल रहा है कि पहला तो एक हो गया कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिलीज करे। देखो ये बोल रहा है कि प्रोटोन है, ये बोल रहा है कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को ये क्या क्या ले रहा है, एक केस में ले रहा है क्या, इसको प्रोटोन, एक केस में इसको ले रहा है प्रोटोन, और एक केस में इसको ले रहा है पॉजिट्रॉन। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। नहीं पता है तो बता देता हूं, लिख लो, याद कर लेना। पॉजिट्रॉन, दिस इज एंटी पार्टिकल ऑफ, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटी पार्टिकल क्या होता है, मतलब पॉजिट्रॉन अपने आप में बेटा E प्लस होता है, E प्लस मतलब मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास होगा इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और चार्ज होगा प्रोटोन के बराबर, चार्ज ऑफ प्रोटोन। मास होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर और चार्ज होता है प्रोटोन के बराबर। तो यहां से एक प्रोटोन के पास से एक केस में तो प्रोटोन छोड़ रहे हैं, और एक केस में प्रोटोन के पास से दूसरा E प्लस पॉजिट्रॉन छोड़ रहे हैं, डिस्टेंस बराबर है, दोनों को छोड़ दिया। इन द सेम टाइम, इक्वल समय बाद, द वर्क डन ऑन टू मूविंग चार्जेस इज, एक्चुअल में खेल क्या है, दोनों पर चार्ज सेम है, जितना इन दोनों के बीच में k q1 q2 बाई आर स्क्वायर फोर्स लगेगा, k e स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लगेगा, उतना ही फोर्स इस पे भी लगेगा, k e स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, क्योंकि इसका भी उतना ही चार्ज है जितना इसका है, फोर्स दोनों पे क्या लगेगा, सेम। लेकिन मास अलग है बेटा, मास अलग है, ये हल्का है, लेस मास, इसका मास क्या है, कम है। सोचो सेम फोर्स दो ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, कौन जल्दी से भागना स्टार्ट कर दे। एग्जांपल से बताऊं, एक बाइक है और एक गाड़ी है, तुम दोनों को धक्का, मतलब दोनों को धक्का देना है, बाइक को भी धक्का देना है, गाड़ी को, तुम्हारा जोर तो फिक्स है, तुम फोर्स बराबर लगाते हो, तो बाइक जल्दी स्पीड पकड़ेगी या गाड़ी जल्दी स्पीड पकड़ेगी, कौन जल्दी स्पीड पकड़ेगा, बाइक, क्योंकि हल्की है तो तुरंत से स्पीड हो जाएगी, ज्यादा जल्दी स्पीड पकड़ेगी तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, बाइक को ज्यादा भगा ले जाओगे। तो सेम इसके साथ होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज्यादा होगा, मोर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, बराबर टाइम में। जितने टाइम में ये इतना चलेगा वो थोड़ा ही चलेगा, तो एक्चुअल में इस केस में ज्यादा वर्क किस पे होगा, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स तो सेम है। तो वर्क डन ऑन पॉजिट्रॉन इज मोर देन वर्क डन ऑन प्रोटोन, क्योंकि वो भारी, यही पूछा था। बोल रहा है वर्क डन ऑन टू मूविंग चार्जेस इज सेम एज द सेम फोर्स, नो, लेस फॉर द केस ऑफ पॉजिट्रॉन, नो, मोर फॉर द केस ऑफ पॉजिट्रॉन, यस, एज द पॉजिट्रॉन मूव अवे ए लार्जर डिस्टेंस। बिल्कुल सी आंसर सही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक एडिशनल चीज और बताता हूं इसमें, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया टाइम के लिए। यदि ये पूछता कि दोनों बराबर डिस्प्लेस हुए, मतलब डी से डिस्टेंस 2d होगी दोनों की, इसकी भी और इसकी भी, पूछता कि बताओ अब वर्क बराबर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क ज्यादा किस पे हो, तो जवाब आता बराबर, जितना उस पे उतना इसके, क्योंकि फोर्स सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, वर्क डन सेम होता। यदि पूछे
कि दोनों अभी पहले डी डिस्प्लेसमेंट से 2D पे हो गया, ये भी डी से 2D पे चला गया, किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? ध्यान से सुनना, डी से इनकी डिस्टेंस डी से 2D हो रही है दोनों की, सोच के बताओ किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? ये तुम्हारे को कमेंट में बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, सोचो। एक हिंट दे देता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब तुम बताओ सोच के कि यदि डी से 2D डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसको मिलेगी? कमेंट्स में बताओ, फिर डिसाइड करते हैं, ठीक है? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। ए मैन स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, स्क्वेट वो ऐसे करते ना, 1 2 ऐसे वाला, उसको बोलते हैं स्क्वेट। ऑन द ग्राउंड गेट्स स्ट्रेट अप एंड स्टैंड, मतलब यहां ऐसे कर रखा था, ऐसे, और रुक गया, ऐसे टांगे फोल्ड करके सीधा सीधा ऊपर हुआ और रुक गया। द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन द ग्राउंड, फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन द मैन, ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस, बताओ 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 भाई, है भाई, बताओ। पहले ऐसे था, फिर ऐसे खड़ा हो, यही पहले ऐसे बैठा था फिर खड़ा हो गया, तो ओवरऑल ये ऊपर एक्सलरेट हुआ, ऊपर की तरफ, ऐसे रुका हुआ था और खड़ा होके फिर रुक गया। तो एक्चुअल में क्या क्या प्रोसेस हुआ होगा, देखो ध्यान से, ऐसे था, खड़ा हुआ और फिर रुक गया, खड़ा हुआ रुक गया, टांगे सीधे हो जाएगी तो रुक जाएगा। अच्छा, फोर्स ऑफ ग्राउंड यदि फोर्स लगातार mg होता तो देखो एक्चुअल में खेल क्या है, सेंटर ऑफ मास का। इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, अब सेंटर ऑफ मास यहां आ गया होगा, तो सेंटर ऑफ मास इफेक्टिवली किधर गया? ऊपर। कौन लेके गया सेंटर ऑफ मास को ऊपर? यदि mg और नॉर्मल बराबर होते, यदि mg और नॉर्मल बराबर होते तो सेंटर ऑफ मास ऊपर जाना नहीं चाहिए था। ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ है सेंटर ऑफ मास का, तो कोई तो फोर्स लगा होगा, तो एक्चुअल में नॉर्मल जो है ग्राउंड से वो mg से बड़ा हो गया होगा। हमें फील नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब हम ऐसे मान लो बैठे हैं, उठना चाहते हैं, तो हम अर्थ को ज्यादा जोर से पुश करते हैं, जिससे हमें एक एडिशनल ऊपर फोर्स लगता है। खड़े हैं तो mg के बराबर, लेकिन बैठे हैं और खड़े हो रहे हैं तो mg से ज्यादा हमें ग्राउंड को पुश करना होता है, जिससे ग्राउंड भी हमें mg से बड़े फोर्स से पुश करता है और हम ऊपर आते हैं। तो बोल रहा है कांस्टेंट एंड इक्वल टू mg, नहीं, कांस्टेंट ग्रेटर देन mg, सोचना पड़ेगा। अब सोचो, ये बोल रहा है कि स्ट्रेट अप एंड स्टैंड, सीधा ऊपर आया और रुक गया। यदि हमेशा mg से बड़ा होगा तो रुकने के बाद mg से बड़ा फिर तो हवा में उड़ जाना चाहिए था, रुकने के बाद तो mg से बड़ा नहीं होगा, फिर तो mg होना चाहिए फाइनली। तो वेरिएबल बट ऑलवेज ग्रेटर देन mg, ना 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 ना, वेरिएबल तो है, ये बात सही है। देखो कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल में हम एक यूनिफॉर्म फोर्स नहीं लगा रहे होते हैं, अलग अलग लगा रहे होते हैं। एट फर्स्ट ग्रेटर देन mg, लेटर बिकम इक्वल टू mg, ये बात सही बोल रहा है, ये बात सही बोल रहा है। पहले mg से बड़ा होगा जब वो ऊपर आ रहा होगा, और फाइनली mg के बराबर हो जाएगा जब वो स्ट्रेट खड़ा होगा, ठीक है? तो आंसर आएगा डी। तो जब हम ऊपर बैठते हैं तो mg से बड़ा हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन, जब हम नीचे बैठते हैं तो mg से कम हो जाता है। कभी आप ये चीज फील कर सकते हो, वेइंग मशीन पे खड़े होना, जो वजन तोलने वाली मशीन आती है उस पे खड़े होना, और बैठक उठक लगाना। जब तुम बैठ रहे होगे तो रीडिंग कम हो जाएगी, जब उठ रहे होगे तो रीडिंग बढ़ जाएगी, जब खड़े होगे तो एक्चुअल तुम्हारी रीडिंग आएगी, ठीक है?
ये फील कर सकते हो, प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। तो चलो ये हो गया, इस पे हम बाद में आते हैं, पहले अब वापस से थोड़ा सा एनसीईआरटी पे चलते हैं। ये हो गया भाई, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रखा है। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसमें ज्ञान दे देता हूं, ठीक है ना, ये इसमें इतना नहीं दे रखा है, मैं थोड़ा सा ज्ञान एक्स्ट्रा दे देता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई 2m, दोनों याद रखने चाहिए। पी होता है लीनियर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है एक्चुअल में, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। वी स्पीड होता है। यहां नॉर्मली बच्चों को एक डाउट आता है, क्या डाउट आता है कि काइनेटिक एनर्जी मास के साथ बढ़ेगी या घटेगी? काइनेटिक एनर्जी मास बढ़ाने पर बढ़ेगी या घटेगी? जवाब है बेटा कुछ भी हो सकता है। जब भी हम चीजें बात करते हैं, जैसे मान लो दो में कंपैरिजन कर रहे हैं, एक 2 किलो का मास है, एक 5 किलो का मास है। कोई पूछे कि बताओ 2 किलो के मास में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी या 5 किलो के मास में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो हम उससे पूछेंगे कि भाई कुछ बताओ तो सही इनके बारे में, क्या सेम क्या है दोनों में, सिमिलरिटी तो बताओ कुछ। तो कोई बताए कि इन दोनों की स्पीड सेम है, तो हम कहेंगे भाई स्पीड सेम है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यदि कोई कहे नहीं इन दोनों का मोमेंटम सेम है, तो हम कहेंगे भाई ये फॉर्मूला लगाएंगे। यदि स्पीड सेम है तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यदि मोमेंटम सेम है तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी नीट में 2023 में क्वेश्चन आ गया था, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाओ। ये कौन सी बड़ी बात है, ले भाई काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के साथ ग्राफ बनाना है, तो ये वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि एक्स एक्सिस पे स्पीड को रखा है तो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। मोमेंटम के साथ भी यही ग्राफ आएगा। मास के साथ फिर हमें कांस्टेंट क्या है वो देखना पड़ेगा। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन आएगा। यदि मोमेंटम सेम है तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ये सारे ग्राफ हमें ग्राफ में पढ़ाए जाते हैं, अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। मतलब ग्राफ यदि हम बनाएं काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ और स्पीड कांस्टेंट हो, v कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। यदि p कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट रखा जाए, तो काइनेटिक एनर्जी का ये बना लो ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ जो ग्राफ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। ये ध्यान रखो ये ग्राफ। इसमें तो इतनी कहानी नहीं बोला, इसमें तो सीधा एक क्वेश्चन दे दिया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया हाफ एम वी स्क्वायर और क्वेश्चन दे दिया। चलो हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। आ जाओ काइनेटिक एनर्जी पे कुछ खेला खेल लेते हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। ये देखो एग्जाम्पल देगा, इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, बैलिस्टिक एक्चुअल में उनको जो पुलिस वाले उनको ट्रेनिंग में दिया जाता है प्रोजेक्टाइल फेंक करके, मान लो कितने एंगल पे फेंकना है या फायर करना है तो कितने एंगल पे फायर करना है कि वहां जाके गिरे। उनको कहीं नहीं होता आंसू गैस के गोले फायर करने हैं, कभी मतलब कुछ ना कुछ ऐसे फेंक के भीड़ को कंट्रोल करने वाली चीजें हो, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। तो बोला इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ए पुलिस ऑफिसर फायर ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सॉफ्ट प्लाईवुड। कोई सॉफ्ट प्लाईवुड है उसके ऊपर फायर करता है, ठीक है, और थिकनेस 2 सेंटीमीटर। बुलेट इमर्ज विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बोल रहा है कि बुलेट जब बाहर निकलती है तो इसका 10% ही काइनेटिक एनर्जी इसके पास बचती है। व्हाट इज इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? एक्चुअल में देखो बहुत से बच्चे, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, तुम तुरंत से जवाब देना मेरे को। यदि मैं कहूं कि एक बुलेट जो है किसी वुडन प्लैंक से गुजरी, उसकी काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई, तो बताओ उसकी स्पीड कितनी होगी? तो बहुत से बच्चे तो सोचते हैं काइनेटिक एनर्जी आधी स्पीड आधी, बट ये सही नहीं है। चलो बता, काइनेटिक एनर्जी आधी तो स्पीड आधी नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है।
स्पीड यदि आधी होगी तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। समझ रहे हो? काइनेटिक एनर्जी एक चौथाई हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा गिरावट आ जाएगी। तो ऐसे बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 90% गिर गई, तो स्पीड कितनी रही होगी। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? चलो हम एक काम करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ मास कितना है? 50 ग्राम 10⁻³ इंटू स्पीड, स्पीड कितना है? 200 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाँ भाई 200 का 2 दूनी 4 गुना 10⁻⁴ 10⁻³ तो 10 बचेगा एक, तो एक ये हो जाएगा 100, 4 2 5 दूनी 10, 1000 जूल आ जाएगी, 1000 जूल आ जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बचा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? तो बोला है कि 10% इनिशियल का बची है, बाहर जब निकल रही है तो कितना है? 10% इनिशियल का, तो 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो कितना आएगा? 10% हटाने के लिए 100 से डिवाइड, किसका है? इनिशियल का, 1000 का, 1000 का 10% कितना आ जाएगा? 100 जूल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसके पास 100 जूल बचेगी। तो स्पीड कितनी होगी? इसने पूछा कि इमरजेंट स्पीड क्या होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को रख दो, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 जूल। हाफ मास कितना हो गया? 50 ग्राम इंटू फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 जूल। 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, वी फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये आएगा 1000, तो वी फाइनल हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, तो 20√10 है ना, 20√10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी लगभग। हाँ 2 दूनी 4, 400, 4000, हाँ √4000, मतलब 20√10 इतनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। लगभग कितना आएगा? 20 या 60 से 60 के आसपास, 60 के आसपास आए। पहले 200 थी। देखो काइनेटिक एनर्जी 90% गई, लेकिन स्पीड देखो 200 से 60 हो गई, लगभग 1/3 से थोड़ा सा कम हुई है, 1/3 से थोड़ा सा कम। समझ लो ना? तो काफी डिफरेंस है बेटा। काइनेटिक एनर्जी जितना परसेंट घटती है उतना परसेंट स्पीड नहीं घटती है, स्पीड कम घटती है। काइनेटिक एनर्जी आधी होती है तो स्पीड 1/√2 होती है, लगभग 1/√2, मतलब √2/2 ऐसे। ठीक है ना? ध्यान रखने वाली काइनेटिक एनर्जी का है। चलो और करते हैं। ये देखो, ये देखो, हाँ अब आया क्वेश्चन। अभी कंजर्वेटिव फोर्स अभी भी नहीं करेंगे, अभी भी नहीं करेंगे भाई, अभी और रुक जाओ थोड़ा सा। कंजर्वेटिव अब ये अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना? हाँ वापस से वही क्वेश्चन आ गया जो थोड़ी देर पहले था। ये कर, ये कर 5.12, मतलब 12th क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एनसीईआरटी जो बैक एक्सरसाइज है उसका। बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन ए कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा देखो, बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट में डिटेक्ट किया। द फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सेकेंड विद 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज फास्टर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो छोटा आसान सा क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बोथ विथ सेम, या फिर कैन नॉट डिटरमाइन। क्या लगता है? नॉर्मली तुरंत से हमारे दिमाग पता क्या जाता है? सर दिख रहा है ना सीधा, सर दिख तो रहा है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन चल रहा है और ये 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चल रहा है सर, तो ज्यादा तेज तो वही होगा ना सर, प्रोटॉन हो गया। क्यों सोच रहे हो ना? सर ज्यादा एनर्जी है, उसकी ज्यादा स्पीड होगी, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा स्पीड, है ना? क्या मास सेम है? क्या मास सेम है? क्या मैं ऐसे बोल दूं जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा स्पीड? क्या सही बात है? क्या मास कोई मायने नहीं रखता है? क्या मास कोई मायने नहीं रखता है? कौन फास्टर है? मास भी देख लो। चलो एक काम करते हैं,
हम निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन स्पीड ऑफ प्रोटॉन, ये निकाल लेते हैं। चलो, यदि हमने ये निकाल लिया और ये एक से बड़ा आया तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन तेज है, और यदि एक से छोटा आया तो हम कहेंगे प्रोटॉन तेज है। भाई जो तेज है उसका वो बड़ी होगी, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यदि तेज होगा तो एक से बड़ा रेशियो आएगा, प्रोटॉन तेज होगा तो एक से छोटा आएगा। लेट्स सोल्व, देखते हैं क्या आता है। अब ये निकालने के लिए मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है ये होगा हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। हाफ से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है और प्रोटॉन की 100 दे रखी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है, कितना, ये रहा इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10 की पावर -31, और मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर कितना आ गया। इसको उधर भेजना पड़ेगा, एक जीरो खा जाएगा, उधर भेजोगे तो ये आएगा 1.67 गुना 10 की पावर -27, और ये आएगा 9.11 गुना -31 लेकिन +10 -30 हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1.67 गुना अपॉन 9.11 गुना ये 30 27 10 की मतलब 1000। ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ा आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी प्रोटॉन से क्या होगी, ज्यादा होगी। हमें क्या लग रहा था कि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, प्रोटॉन तेज, और तुरंत से हम जवाब दे देंगे, लेकिन जवाब उल्टा है, इलेक्ट्रॉन तेज। तो हमेशा ध्यान रखना, मोर इज द काइनेटिक एनर्जी मोर विल बी स्पीड, ना, नहीं बोल सकते। यदि मास सेम है तो ऐसा बोल सकते हैं, मास अलग अलग है तो हम नहीं बोल सकते कि ज्यादा काइनेटिक मतलब ज्यादा स्पीड। देखो अजीब सा जरूर है लेकिन सच्चाई है इस बात में, ध्यान रखना। हम गड़बड़ कर देते हैं और ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं जिससे हम सुधार करें अपने अंदर, सीखें कि यार ये गड़बड़ मुझे नहीं करनी। समझ रहे हो? और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देखो, ये देखो, which of the following diagram shows the most closely shows the variation of kinetic energy of earth as it moves once around sun in elliptical orbit। देखो हमें पता है कि अर्थ जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, नहीं पता है तो याद रखना, सन इसके फोकस पे होता है और अर्थ ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, ठीक है, ऐसे। तो कभी नजदीक होती है कभी दूर होती है। जब अर्थ नजदीक होती है तो स्पीड ज्यादा होती है v1, और अर्थ दूर होती है स्पीड कम होती है v2। v1 ज्यादा होगा v2 से, लेकिन कहीं भी अर्थ रेस्ट पे नहीं आती है। मतलब अर्थ की स्पीड कम हो रही होती है, बढ़ रही होती है, लेकिन कहीं भी रेस्ट पे नहीं आती है। ये बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं। हाँ, यदि सर्कल में घूम रही होती तो कांस्टेंट आती, बट सर्कल में नहीं घूम रही। ये कह रहा है देखो कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, बात तो सही है, बढ़ रही है घट रही है, बट पता है गलत क्या है इसमें, ये जीरो, जीरो नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी नेवर जीरो। देखो भाई, सबसे कम स्पीड यहां होती है तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी यहां होगी, रेस्ट पे नहीं आएगी अर्थ। जब चक्कर लगा रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो कहीं भी उसकी स्पीड जीरो नहीं होती है, कम होती है, जीरो नहीं होती है। ये भी गड़बड़ कर रहा है, ये तो काइनेटिक एनर्जी को निगेटिव ही कर रहा है, जो तो हो ही नहीं सकती। निगेटिव काइनेटिक एनर्जी तो हो ही नहीं सकती। तो सबसे सही कौन सा है, ये सबसे सही। अर्थ जब ऐसे सर्कल लगाती है तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे ऑसिलेट कर रही है। ये क्लोजली सही है, जवाब है, ठीक है। पहले एक वैल्यू से बढ़ी 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 घटी घटी, मतलब जैसे यहां लो, यहां से बढ़ी 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 घटी 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 घटी, फिर घटते 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 और कम गई, फिर बढ़ते बढ़ते वापस से वहां गई, ऐसे।
जीरो नहीं है, देखो जीरो यहां है, ये कुछ एक वैल्यू है जिससे ज्यादा कम ज्यादा हो रही है, जीरो नहीं हुई है कहीं भी, रही है पॉजिटिव हमेशा। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस काइनेटिक एनर्जी पे ऐसे बन जाते हैं, हमें आने चाहिए भाई। ओके चलो ओके, ये करते हैं चलो, ये भी अच्छा है। वर्क का देखो, वर्क की कैलकुलेशन में ग्राफ का भी बड़ा अच्छा रोल होता है। देखो यहां दिखाता हूं, इसके अंदर थोड़ा सा पहले ये देखो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब फोर्स कांस्टेंट था तब तो हमने एफ डॉट एस कर दिया था, यदि फोर्स वेरी कर रहा है तो अब डिपेंड करता है किसके साथ वेरी कर रहा है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, वाई के साथ वेरी कर रहा है, जेड के साथ वेरी कर रहा है, किस डायरेक्शन में है। तो इसने तो सिर्फ एक फॉर्मूला बना रखा है कि बोला कि मान लो फोर्स एक्स का फंक्शन है, एक पार्टिकल पे फोर्स जो है वो एक्स का फंक्शन है, तो उसका वर्क डन ऐसे निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एक्स डायरेक्शन का फोर्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, यहां से वर्क आ जाएगा। लेकिन मैं क्या बताता हूं तुम्हें, जनरल इन जनरल फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। वैसे नीट में देखो एनसीईआरटी में सिर्फ एक डायरेक्शन का लेके दे रखा है, तो वो तुमसे मोस्टली उसने प्रीवियस ईयर में भी जो पूछे हैं ना, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के ही पूछे हैं, वेरिएबल फोर्स के, मल्टीपल डायरेक्शन वाला नहीं पूछा है। हम पढ़ा देते हैं क्लास में, लेकिन वो नहीं पूछा है। यदि एक्स में फोर्स है तो ये, उसने नीट में 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें वेरिएबल फोर्स दे रखा था, लेकिन वो एक्स में नहीं वाई में था। तो देखो कितना सा चेंज है, यदि फोर्स वाई में है तो वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, वाई इनिशियल से वाई फाइनल, बस इंटीग्रेट करना है। वो क्वेश्चन नीट में पूछा था 2019 में, इसी फॉर्मूले से पूछा हुआ है। ठीक है ना, सिंपल। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन एक्स में है तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स लिखो इंटू डीएक्स, इंटीग्रेट कर दो। वाई में है तो वाई डायरेक्शन का फोर्स लिखो इंटू डी वाई, वाई में इंटीग्रेट कर दो। जैसे वाई में दे देगा 2y + 3 है मान लो, तो यहां लिखेंगे 2y + 3 dy, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। जेड में है तो जेड के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, तो जिस डायरेक्शन का फोर्स है उसके साथ कर देंगे। यदि एक्स और वाई और जेड तीनों में है तो एक्स का भी निकालेंगे, वाई का भी निकालेंगे, जेड का भी निकालेंगे, तीनों का ऐड कर देंगे, नेट आ जाएगा। लेकिन अभी तक तीनों का नहीं पूछा है, एनसीईआरटी में जैसे एक का दे रखा तो एक का ही पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। 2019 का क्वेश्चन उठा के आप सोल्व कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, ये वेरिएबल फोर्स का वर्क डन आ गया। एक ये भी बहुत काम की चीज है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया जो है वो क्या आएगा, एफ डी एक्स। वाई एक्स कर्व का एरिया आता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, तो वाई पे यहां फोर्स, एक्स पे यहां एक्स है, तो वाई एफ हो गया इंटू डी एक्स, एफ डी एक्स, मतलब ये क्या आ गया, वर्क डन। तो याद रखो, याद रखो, लिख लो यहां पे एनसीईआरटी में, लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो। अच्छा, नोट नोट एरिया अंडर एफ एक्स कर्व इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन। तो हम किसी भी फोर्स, अब ये कांस्टेंट हो या वेरिएबल कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो ये वेरिएबल फोर्स है, बढ़ रहा है घट रहा है ऐसे, तो इसका ये एरिया निकालो, ये वर्क डन आ जाएगा। याद कर लो, ये याद कर लो। इस पे भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी बात पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो इसने ये एक एग्जांपल लेके दिखा भी रखा है कि जैसे ये एफ एक्स कर्व है तो इसका जो एरिया है ये वर्क डन बताएगा। एग्जांपल भी लिया इसने, और एग्जांपल भी बहुत खतरनाक, हल्का फुल्का नहीं, बहुत खतरनाक एग्जांपल। चलो एग्जांपल को हम समझते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तुम कहते हो ना एनसीईआरटी तो ऐसे है, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करो, आंखें चमक जाएंगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सोल्व करो इसको। सब्जेक्टिव टाइप में है बट तुम तो वर्क डन निकालो। पॉज करो वीडियो को और सोल्व करो इसको, निकालो वर्क डन। ए वुमेन पुशेज ए ट्रंक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म। कोई ट्रंक है जिसको रेलवे प्लेटफॉर्म पे उसको धक्का दे रही है,
जाना होगा, कहीं घूमने जा रही होगी सामान वामान लेके, ठीक है। विच हैज ए रफ सरफेस, जो प्लेटफॉर्म है वो रफ है। सी अप्लाई ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर 10 मीटर, 100 न्यूटन फोर्स लगाती है 10 मीटर तक। देयर आफ्टर सी गेट प्रोग्रेसिवली टायर्ड, थक रही है वो, लगातार थकती जा रही है, पसीने पसीने हो रही है बेचारी, थकती जा रही है। एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। बोला कि उसका फोर्स लगातार घटते जा रहा है लीनियरली, और 50 न्यूटन आ गया। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20। बोला कि 10 मीटर तक तो बढ़िया जोश में धक्का दिया, लेकिन भैया घटता गया 50 न्यूटन ही फोर्स बच गया 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट होते होते। ये प्लॉट द फोर्स तो छोड़ो, तुम तो सीधा कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस, मतलब फ्रिक्शन का कितना वर्क होगा वो भी बोल रहा है, फ्रिक्शन भी है। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। दोनों को अलग अलग प्लॉट करो, फ्रिक्शन का अलग प्लॉट कर लो, करना है तो। प्लॉट तो तुम्हें एक हिंट दे रहा है, बाकी क्वेश्चन ये है कि इनका वर्क डन निकालो। बताओ इस लड़की के, इस औरत के फोर्स का वर्क डन क्या होगा। तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो वैसे यदि इक्वेशन बना के सोल्व करोगे पसीने ला देगा, लेकिन इसको सोल्व करने का तरीका, एक्चुअल जो तरीका है वो एफ एक्स ग्राफ ही है, एफ एक्स। उसने कहा कि लड़की ने पहले लगाया 100 न्यूटन फोर्स, ये लो, कितनी देर तक, 10 मीटर तक। कितना लगाया, 100 न्यूटन। फिर थकने लग गई, वो लगातार थकती जा रही है, और अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50। मतलब घटते घटते ये कितने पे आ गया, घटते घटते कितने पे आ गया, 50 पे आ गया, ऐसे लीनियरली 50 पे आ गया, 50 मीटर। कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 20 मीटर। वर्क डन पूछा है, अब तो हलवा है। यदि तुम्हें ये डायग्राम मिल जाए तब तो बहुत हलवा बन गया, नहीं बन गया भाई, अरे बन गया नहीं बन गया, इसका एरिया भाई, एरिया तो वर्क डन आ जाएगा इसका एरिया। ये तो है एक रेक्टेंगल, हाफ इंटू ये साइड हो गई 10 इंटू ये साइड हो गई 100, प्लस ये होता है बेटा ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम, ट्रिपीजियम नहीं बनाओ तो एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल, बट ट्रिपीजियम सीधा निकाल सकते हो। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, इनका सम आएगा 100 प्लस 50 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, ये आएगा 10 मीटर। बताओ कितना आ गया वर्क डन, 2 5 10 500 प्लस 2 5 10 150 15 5 75 750 है ना। तो ये आ गया, कितना आ गया भाई, 750 ही आएगा ना, 15 पा 75, हाँ। और ये कितना आएगा, 500 ही आएगा, हाँ। ये हाफ क्यों लगा दिया मैंने, रेक्टेंगल है ना, मैं क्या कर रहा हूं भाई, रेक्टेंगल का एरिया हाफ थोड़ा होता है, सीधा दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 100 गुना ये तो हो गया 100, ये हो गया 10, हाँ 1000, ये आ गया 1000, और ये हो गया 750, तो आ गया 1750 जूल। 1750 जूल इस औरत का वर्क डन होगा। चलो फ्रिक्शन का वर्क डन निकालते हैं। फ्रिक्शन का फोर्स जो है ना बेटा वो निगेटिव है, बक्सा इधर चल रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। कितना है, कांस्टेंट है, कितना, 50 न्यूटन बोल रहा है, ये रहा 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन फ्रिक्शन कांस्टेंट का है, कब तक, पूरे 20 मीटर तक। जब तक बक्सा चलेगा तब तक ये 50 न्यूटन फोर्स लगेगा, माइनस का मतलब निगेटिव में। तो इसका वर्क डन निगेटिव आएगा बेटा, ये जो एरिया होगा इसका वर्क डन आएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आएगा वो आएगा -50 गुना 20, मतलब -1000 जूल। तो 1750 टोटल वर्क होगा, जिसमें 1000 फ्रिक्शन खा जाएगा, बाकी उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये क्वेश्चन है। अब देखो ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट लेवल, अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो गया। यदि मान लो इस बार पेपर में अच्छा आता है तो थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस बन सकता है, लेकिन इसको देखो आसान कैसे किया गया। नीट में पूछा हुआ है क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे, ये देखो। और एक मैंने लिया, 1 2 क्वेश्चन और थे ऐसे ही।
उसने एक डायग्राम दे दिया, जब दे दिया तो क्या ही क्वेश्चन बच गया फिर तो। उसने बोला कि फोर्स और पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पर ये ऐसे वेरी कर रहा है। वर्क डन ऑन पार्टिकल ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर, 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन क्या होगा। तो पहले जीरो फोर्स था, फिर एकदम से बढ़ा, फिर घटते घटते जीरो हुआ, दे दिया, तब तो कहना ही क्या है। ये लो, ये एरिया निकाल दो बेटा, यहां जीरो था, कोई फोर्स नहीं था तो कोई वर्क नहीं था, सिर्फ इसमें वर्क। इसको चाहो तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल कर लो या ट्रिपीजियम कर लो, चॉइस इज योर्स। तो वर्क डन आ जाएगा एरिया के बराबर। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया फिर तो। डायग्राम भी, यदि डायग्राम नहीं देता, लैंग्वेज देता तो हमें बनाना पड़ता, दे दिया तो हो गया आराम से। तो वर्क डन आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये तो हो गया 3 से 12, देखो 3 से 12 ये तो हो जाएगा 9, और 3 से 7 ये हो जाएगा 4, है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा 9 + 4 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस ये आ जाएगी 2, 2 2 खा जाएगा, 9 और 4 13 जूल आंसर आ जाएगा। 13 जूल आंसर भाई, डी आंसर 4 नंबर। तो यदि डायग्राम बना के दे रखा है, जो कि 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है ऐसा, तब तो कोई बड़ी बात नहीं है, एरिया निकाल देंगे, अदरवाइज फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो जो एनसीईआरटी में चीजें दे रखी है ना यार, उन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, वही चीजें क्वेश्चन बन के सामने आ रही हैं। हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ से पूछे गए हैं, कुछ में पूछे जाएंगे, आगे बनाएगा, आगे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और देखो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन, ये एक क्वेश्चन देखो, ये एक एग्जांपल दे रखा है एक्चुअल में, एग्जांपल 5.6 पढ़ो इसके एग्जांपल को। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड, इतना मतलब कुछ इनिशियल स्पीड दी है। एंटर ए रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम 0.1 से 2.01, मतलब किसी डिस्टेंस में कोई रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, रफ सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। द रिटार्डिंग फोर्स ऑन ब्लॉक इज रेंज इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। बोल रहा है कि ये जो अपोजिंग फोर्स है वो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है। इनिशियल स्पीड दिया, कुछ रीजन में फोर्स लगा इस पे जो कि इसको अपोज कर रहा है मोशन का, इससे स्पीड घट रही होगी। तो बोला है कि व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉस द पैच। ये एक्चुअल में थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, नीट में सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछना डिफिकल्ट पड़ जाता, उन्होंने दिमाग लगाया, क्वेश्चन सेम पूछा लेकिन हल्का सा चेंज कर दिया। 2015 की बात है, जब पेपर टफ भी आया था, तब उसने क्या कहा, देखो एक 10 किलो का ब्लॉक है जो एक्स डायरेक्शन चलता है, स्पीड दे रखी है, देखो इनिशियल स्पीड दे रखी है, और रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है जो फोर्स दे रखा है, और क्या पूछा है, इस रेंज में दे रखा है 20 से 30 में, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है। पिछले क्वेश्चन पे आऊं जो एनसीईआरटी में दे रखा है, इनिशियल मास दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है, यहां से यहां तक फोर्स लग रहा है, फोर्स दे रखा है फॉर्मूला, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है। इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई, डाटा चेंज किया, 1 किलो की जगह 10 किलो कर दिया, 1 किलो की जगह 10 किलो कर दिया, फोर्स का फॉर्मूला वो पॉइंट, फोर्स में यहां में क्या था देखो, K/X, नीचे x था, यहां इसने फोर्स दे दिया 0.1x, और x 20 से 30 दे दिया, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया। देख लो आपके सामने है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो चीजें हैं मैं फैक्ट बता रहा हूं। जिसने इस क्वेश्चन को सोल्व किया होगा तो वो तो हलवा है, हलवा, लिटरली हलवा है। अब इसको कैसे करें, ये एक वेरिएबल फोर्स है, ये कैसा फोर्स है बेटा, वेरिएबल फोर्स। इनिशियल स्पीड दे रखा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है। यदि मुझे कहीं से टोटल वर्क मिल जाए तो वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या करूंगा, जब ये इस रीजन को क्रॉस कर लेगा तब तक मैं इसका वर्क डन निकाल दूंगा। फोर्स हमें क्या दे रखा है,
फोर्स हमें दे रखा है -k/x। x के की वैल्यू रख दो, -k/x है ना, के की वैल्यू रख दो, के की वैल्यू है 0.5 मतलब 1/2 मतलब -1/2x। 0.5 मतलब 1/2 तो -1/2x फोर्स है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, वेरिएबल फोर्स है ये, और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन इंटीग्रेशन से निकाला जाता है, अभी सिखाया था। फोर्स दे रखा है, रख दो -1/2x dx। लिमिट लगेगी 0.1 से 2.01। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव अप्रोच का क्वेश्चन है, तो लोग वगैरह में आंसर आएगा। तो वर्क डन आएगा -1/2 बाहर आ गया, और dx/x 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, और लिमिट लगेगी 0.1 से 2.01। तो ये -1/2 ln फाइनल ln 2.01 माइनस ln 0.1 आएगा, तो log a माइनस log b होता है log a/b, तो ये हो जाएगा। तो वर्क डन आ जाएगा -1/2 ln, लगभग आ जाएगा 20.1। अब ये थोड़ा सा अलग डाटा हो गया, ये लोग टेबल चाहिए होगी हमें इसको निकालने के लिए, ठीक है ना, बट हम इसको आगे सोल्व नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे, ये वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। W बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमें दे रखा है ये। तो वर्क डन तो हमें दे रखा है, तो इसको बराबर कर दो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, इनिशियल प्लस वर्क डन, और वर्क डन आएगा -1/2 ln 20.1। तो इसको सोल्व करना हमारे लिए अभी मतलब थोड़ा सा वैसे तो कर सकते हैं अप्रोक्स, तो ln को लोग में बदलेंगे 2.303 से और सोल्व करेंगे, बट वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा हमारे लिए। हम मेथड सीख रहे हैं कि कोई फोर्स दे दे, कुछ रेंज दे दे, तो उसका वर्क डन निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, वहां से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ये ही क्वेश्चन नीट ने दिया और पूछा। यहां पे उसने क्या कहा कि फोर्स ये है जो कि रिटार्डिंग फोर्स है, तो रिटार्डिंग फोर्स ये है, मतलब पार्टिकल यदि एक्स में प्लस में चल रहा है 20 से 30, तो रिटार्डिंग फोर्स पीछे की तरफ होगा ना, तो एक्चुअल में फोर्स वेक्टर फॉर्म में -0.1x होगा, रिटार्डिंग है। यहां इसने माइनस लगा के दिया था फॉर्मूले में, लेकिन इसने यहां बोला कि रिटार्डिंग है, इतना माइनस खुद से लगाओ। तो बस वर्क डन निकालेंगे, इंटीग्रेशन एफ dx, इंटीग्रेशन -0.1। देखो इसने कितना आसान कर दिया, करा वही है, -0.1x dx। लिमिट कहां से कहां तक, 20 से 30, 20 से 30, -0.1 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, लिमिट लगा दिया 20 से 30, तो वर्क डन इज इक्वल टू आएगा -0.1 इंटू 30 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर बाई 2, ये लिमिट पुट कर दी। वर्क डन होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -0.1, 900 माइनस 400 500/2, ठीक है। फाइनल निकालना है, माइनस इनिशियल हाफ m कितना है 10 किलो, v कितना है 10 का स्क्वायर, ये आएगा -50/2 -25। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, ये 2 5 10 500 उधर इधर प्लस में आएगा -25, तो 475 जूल, 475 जूल आंसर। एक बार समय लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के देख, क्या इन दोनों में कुछ भी मैं अलग कर रहा हूं, वही एफ dx, बस अलग ये है कि यहां 1/x था तो ln x इंटीग्रेशन आया, और यहां x था तो उसका इंटीग्रेशन x²/2 है, जो कि आसान कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, मैं 1000 बार बोलता हूं ये बात कि नीट में क्वेश्चन आएगा तो ये जो थोड़े टफ क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन जो टफ बन रही है उनको आसान कर देगा, जिसमें कैलकुलेशन आसान है वो एसजीटीज आ जाएगा, ये वाली चीज है।
बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए डाटा चेंज किया। जिसने इसको किया है ना, हलवा है उसके लिए, ये परोसा हुआ, खा लो बस। तो बता एनसीईआरटी कितना काम किया। यदि हर एक क्वेश्चन तूने किया, अब देख जो क्वेश्चन पूछ लिया है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सा ऐसे क्वेश्चन भी तो करवाए मैंने जो पूछे नहीं थे, लेकिन कभी भी पूछ लेगा, कभी भी पूछ लेगा इनमें से भाई, कभी भी पूछ लेगा इनमें से। हाँ, पूछने के बाद लगता है कि ये क्वेश्चन तो पूछ लिया था सर अब, लेकिन वही क्वेश्चन दोबारा भी आ जाता है, वही क्वेश्चन दोबारा भी आ जाता है। और आगे से देखना, विश्वास करना, एनसीईआरटी बेस्ड ही आएंगे आगे से पेपर। क्यों? क्योंकि इस बार उन्होंने झटका खा लिया। एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाए, लेकिन थोड़ा लेवल अप कर देंगे, एनसीईआरटी से बाहर तो जाएंगे ही नहीं। देख रहे हो? चलो इसके बाद आगे जो आएगा वो आएगा बेटा, ये वर्क हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क, अब देखो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन करवा रहे हैं, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सीधा याद है W और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, खुश हैं हम, इसी में खुश हैं। हमें कहे ये डेरिवेशन करना है भाई, पढ़ा रहने दो, ठीक है, कौन सा हमें डेरिवेशन करके यहाँ 30 मार्क का बनना है, कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन मैं करवा ही चुका हूँ, एग्जाम्पल 5.6 अभी, जिसके ऊपर क्वेश्चन नीट में पूछा है, देख लो। इसके बाद देखो अगला कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फिर उसके क्वेश्चंस, और उसमें भी मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखो पूछे हुए हैं। फिर आएगा पावर, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे अब अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही बेटा, क्वेश्चंस तो मैं और भी लाया था, लेकिन अगली क्लास में। ओके, थैंक यू। हर एक क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज कर लो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको इनमें से सबसे जबरदस्त चीज इस पूरे लेक्चर में क्या लगी है और आपके लिए कितना फायदेमंद है, जरूर कमेंट करके बताएं। और अच्छा लगे सेशन तो लाइक करें और शेयर करें बेटा, तभी मुझे थोड़ा और अच्छे से कॉन्फिडेंस और अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा कि यार बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय।